Now we come on the topic, कौन सा है ये? Capital budgeting. The term capital budgeting refer to decisions relating to proposed long-term capital outlay. माने वो सारे decisions जिसमें हमें long term के लिए capital outlay माने investment करना होता है, outflow होता है, हमारे पास से लंबे समय के लिए पैसा जा रहा है। जैसे कोई आपको मशीन खरीदना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो हम उसको चेक कर रहे हैं कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। इट इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस अंडरटेकन बाय द फर्म टू एफिशिएंटली इन्वेस्ट फंड्स इन लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़। माने फॉर्मली माने सिस्टमेटिक में हम देखेंगे कि भाई हम लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ में एफिशिएंटली इन्वेस्टमेंट कर पाएँ इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ फ्यूचर बेनिफिट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। और फिर हम देखेंगे कि जो भी हमने प्रोजेक्ट लगाया, जो मशीनरी खरीदी, उसका फ्यूचर बेनिफिट कितना कितना मिलेगा। आपने एक मशीन खरीदा तो उसके एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हैं, ये हमें इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन हैव इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन द फर्म ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। इनॉर्मस सिग्निफिकेंट माने काफ़ी बड़े इम्पैक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर। अगर फर्म कोई अपना कैपिटल बजटिंग डिसीजन रॉन्ग ले लेती है तो उसको बहुत ज़्यादा लॉसेस होने की संभावना होती है। ठीक है, द बेसिक फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या है? करंट फंड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर फ्यूचर बेनिफिट। जब भी हम कोई फंड में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपके पास से अभी फंड जा रहे हैं और बदले में क्या मिलेगा? आर एक्सचेंज फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स, और बदले में हमें फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ में हो रही है। नॉर्मली ये जो डिसीजंस हैं ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि हमें मशीन खरीदना है, मशीन खरीद लिया तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार आपने फैक्ट्री लगा दिया तो लगा दिया, तो बहुत समझकर, सोच समझकर हमें डिसीजंस को लेना होता है। फ्यूचर बेनिफिट्स अक्रूड फर्म ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और इन बेनिफिट्स का जो इम्पैक्ट है वो फर्म के ऊपर कई साल तक आता रहेगा। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर हमें यही देखना है कि वेदर वी आर हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, कब नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल और इसमें टेक्निक्स हैं, वी हैव सम टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। उन टेक्निक्स के थ्रू हमें पता चलेगा कि हमें कोई प्रोजेक्ट को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, तो कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, नॉन डिस्काउंटेड अभी बताएंगे आपको ये। पे बैक पीरियड, और दूसरा कौन सा है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और मॉडर्न और डिस्काउंटेड टेक्निक में है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड और मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन सभी को हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता क्या है। हम कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो बेसिकली उसमें किस टाइप के कैश इनफ्लो आउट, कोई मशीनरी आपने लगाई है ना, तो कोई भी हम जब प्रोजेक्ट लगाते हैं तो तीन टाइप के फ्लोज होते हैं। एक होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो, क्या बोलेंगे इसको? इनिशियल कैश आउटफ्लो, वो पैसा जो मेरे पास से अभी जा रहा है। जैसे मैंने मशीन खरीदी तो वो पैसा जो मेरे पास से अभी जा रहा है, क्या बोलेंगे इसको? इनिशियल कैश आउटफ्लो। क्या क्या होगा वो? कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स परचेज किया उसकी कॉस्ट, क्या क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो आपने एसेट्स परचेज किया, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, उसको लगाने में जो खर्चा हुआ, कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तीन चीजें मेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, कि वो एसेट्स कितने रुपए का है जो हम खरीदेंगे, उसके इंस्टॉलेशन के खर्चे। और वर्किंग कैपिटल माने रूटीन मैटर के एक्सपेंडिचर्स करने के लिए
जो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने मटेरियल परचेज करना है, लेबर को पेमेंट करना है, वर्कर्स की सैलरी रहनी है, स्टाफ के ऑफिस के खर्चे करने हैं, इन सारे खर्चों का पैसा लौट के वापस कब आएगा? जब माल बिक जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमें क्या होगा, पहले माल बनाना पड़ेगा, तो एक बार हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इन तीनों को प्लस करने के बाद दिस इज योर इनिशियल कैश आउटफ्लो, वो पैसा जो मैं प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में लगाऊंगा। दिस इज इनिशियल कैश आउटफ्लो। क्या हो गया आपका? इनिशियल कैश आउटफ्लो। नंबर 2, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, वो पैसा जो मुझे हर साल इस प्रोजेक्ट से मिलता रहेगा। क्या बोलेंगे इसको? सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है? सब्सिक्वेंट माने बार बार आगे वाले सालों में। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। तो जैसे मैंने माल बेचा तो क्या होगा? सेल, उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और क्या लेस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। इन दोनों को लेस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। डेप्रिसिएशन एंड टैक्स को लेस करने से पहले की अर्निंग, क्या बोलेंगे इसको? अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो भी उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन है। क्या लेस करेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। तो सेल लिया आपने, सेल में से लेस किया वेरिएबल कॉस्ट, और क्या लेस किया? फिक्स कॉस्ट। तो क्या आ गया? प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, माने डेप्रिसिएशन एंड टैक्स को लेस करने से पहले का प्रॉफिट। दिस इज अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। उसमें से लेस किया डेप्रिसिएशन, तो क्या आएगा? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स एक ही बात है। इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल दो, अर्निंग बिफोर टैक्स बोल दो, दोनों का एक ही मतलब है। फिर उसमें से लेस करेंगे टैक्स, जो भी आपका टैक्स है, तो क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहले हमने लिया सेल, लेस किया वेरिएबल कॉस्ट, लेस किया फिक्स कॉस्ट, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, फिर लेस किया डेप्रिसिएशन, अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस किया टैक्स, तो प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। उसको रिवर्स हमें बाद में प्लस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा आपके पास? कैश इनफ्लो। दिस इज योर सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। क्या आएगा आपका? कैश इनफ्लो और सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। तो दो चीजें हमने निकाली। फर्स्ट टाइम संडे का आदमी दिया वैसे से काफी भी 10 मिनट का मतलब पहले पुराना कर लो। आज संडे नया टॉपिक नहीं है, वही वाला रिवाइज करा, वही है तो दो चीजें आई हमारे पास, इनिशियल कैश आउटफ्लो, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। ये पैसा हमें बार बार हर साल मिलता रहेगा। तीसरा होगा टर्मिनल कैश इनफ्लो। जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट लगाया, उसकी 5 साल की लाइफ है, 10 साल की लाइफ है, तो जब वो 5 साल तक, तो हमें हर साल क्या होगा? ये मिलता रहेगा फ्लो। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और जब लास्ट में हम फाइनली इस प्रोजेक्ट को बंद करेंगे, तो जो लास्ट में हमें पैसे मिलेंगे, दिस इज टर्मिनल। तो उसमें क्या क्या चीजें आएगा? सेल ऑफ असेट्स, है ना? इस असेट्स को हम क्या करेंगे? सेल कर देंगे। अब सेल करने में कई बार क्या होता है? प्रॉफिट लॉस हो सकता है। जैसे उसकी बुक वैल्यू कुछ और है और स्क्रैप वैल्यू कुछ और है, चेंज हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा?
प्लस करेंगे सेविंग इन टैक्स। अगर टैक्स में सेविंग हो रही है तो क्या होगा, प्लस होगा। सेविंग कैसे आएगा, सेल बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। सर हमने इसमें पहले स्क्रैप वैल्यू में प्लस करना था ना, वर्किंग कैपिटल रिलीज। हाँ वो तो बाद में कर देंगे, उसको कोई इशू नहीं। माइनस करेंगे लॉस इन टैक्स। माइनस क्या करेंगे इसमें, लॉस इन टैक्स। लॉस इन टैक्स में क्या होगा, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू इनटू टैक्स रेट। सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, तो क्या आएगा आपका, लॉस इन टैक्स। और इन्हें करने के बाद इसमें एक चीज और प्लस होगी, वर्किंग कैपिटल रिलीज। जो हमने शुरू में वर्किंग कैपिटल लगाई थी उसको हमें, उसके पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। दिस इज वर्किंग कैपिटल रिलीज। तो उसको लेस करने के बाद जो आएगा, दिस इज योर टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो तीन चीजें मेन है इसमें। पहला इनिशियल जो पैसा लगाया, दूसरा सब्सिक्वेंट जो पैसा हमें हर साल मिलता रहेगा, और तीसरा टर्मिनल कैश इनफ्लो। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, एसआर लिमिटेड हैज अर्नड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 10 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2010 फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया और उससे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 लाख रुपए पर ईयर, जो क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड अ डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 2 lakh and has paid 1 lakh as finance cost for the project। ये जो फाइनेंस कॉस्ट होता है इसको हम कैपिटल बजटिंग में कंसिडर नहीं करते। फाइनेंस कॉस्ट अलग चीज है। जैसे आपने कोई लोन वगैरह लिया प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में कंसिडर नहीं किया जाता। सिंपल रूल है, याद कर लेना इसको। द कंपनी इज इन 40% टैक्स ब्रैकेट, माने हम 40% का टैक्स देते हैं। एस्टिमेट द प्रोजेक्ट अर्निंग कैश फ्लो फॉर द ईयर, तो खाली वो अर्निंग कैश फ्लो पूछ रहा है, माने ही इज आस्किंग अबाउट सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। खाली किसकी बात कर रहा है, सब्सिक्वेंट बताओ। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है आपका, 10 लाख, लेस किया टैक्स। टैक्स कितना था, 40%, 4 लाख का। कितना टैक्स आएगा आपका, 4 लाख। कितना हो गया, 6 लाख। 6 लाख में प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो कितना आ गया आपका ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, 8 लाख। कहाँ से स्टार्ट किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो दिस इज योर ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। और इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है EBIT 1 - T प्लस डेप्रिसिएशन। तो अगर हम इसको ऐड बैक करेंगे तो भी हम इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज अर्निंग बिफोर या ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। क्या बोलेंगे इसको, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, RS लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन अ मशीन। इसको एक मशीन खरीदना है, विल कॉस्ट ₹2 लाख। कीमत कितनी है उसकी मशीन की, 2 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन विल अमाउंट टू ₹50,000। 50,000 रुपये क्या होगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट। द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल विल बी 40,000। 40,000 रुपये हमें वर्किंग कैपिटल के नाम के इसमें इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। द मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ₹1 लाख। मशीन हमें कितना दे रही है पैसा बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स,
1 lakh for a period of 5 years after which it can be sold for rupees 50,000. 5 साल तक होता रहेगा और 5 साल के बाद हम इस मशीन को 50,000 रुपये का बेच देंगे. टैक्स ब्रैकेट आपका वही है 40% एंड वी आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिशिएशन. क्या चार्ज कर रहे हैं हम? मेथड बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. कैलकुलेट ऑल द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द मशीन. तो सबसे पहले इनिशियल की बात करते हैं. परचेज प्राइस 2 लाख प्लस इंस्टॉलेशन 50,000 प्लस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट 40,000. तो कितना हो गया आपका? दिस इज 2,90,000. कितना हो गया? 2,90,000. अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, कैश इनफ्लो दे रखा है बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स. देखो ध्यान से इस पॉइंट को जरा समझ लीजिए. हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, हमें जो डाटा चाहिए होता है, कैश इनफ्लो. यहां गिवन है कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स. माने वो कैश फ्लो जो डेप्रिशिएशन और टैक्स को लेस करने से पहले की है. दिस इज कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स. हमें जो एक्चुअल में चाहिए होता है, जो हमारी डेफिनेशन है कैश इनफ्लो की, वो क्या है? कैश इनफ्लो आफ्टर, नहीं, कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स, सॉरी, बिफोर, कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिशिएशन बट आफ्टर टैक्स. माने टैक्स तो लेस होना चाहिए, लेकिन जो डेप्रिशिएशन है वो कौन सा एक्सपेंस होता है? नॉन कैश एक्सपेंस. तो उसको माइनस नहीं करना होता. तो लॉजिकली हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इसमें से डेप्रिशिएशन को माइनस करना पड़ेगा. तो हम कहां पहुंचेंगे? कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स. उसमें से लेस करेंगे टैक्स. तो क्या आएगा? दिस इज, ये जब हम कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स में से डेप्ट माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा. अब ये कैश इनफ्लो नहीं रहेगा, अब क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा. लेस करेंगे टैक्स तो क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और फिर उसमें प्लस कर देंगे डेप्रिशिएशन. तब जाके ये आएगा कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स. अब इस क्वेश्चन में जो आपका कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिशिएशन टैक्स कितना है? 1 लाख. और मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख. मशीन की कॉस्ट है 2 लाख रुपए. स्क्रैप आफ्टर 5 इयर्स कितना स्क्रैप है? 50,000. तो 2 लाख कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. कितना हो गया? 30,000. कॉस्ट प्लस भी होगा. ये कितना है इसका इंस्टॉलेशन? हाँ, 50,000 रुपए आपका इंस्टॉलेशन है. तो कॉस्ट प्लस 50,000 माइनस 50,000 स्क्रैप अपॉन 5. तो कितना हो गया? 40,000. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 60,000. टैक्स कितना है? 40%. कितना है? 40% ऑफ 60,000. 24,000. कितना हो गया लेस करके? 36,000. 36 प्लस 40,000. तो आपका कैश इनफ्लो आ गया. कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स विल बिकम रुपीस. कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स विल बिकम रुपीस 60,000. सॉरी, रुपीस 76,000. कितना आया?